आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बड़ी खबरों के दूसरे एपिसोड में। और आज सबसे बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उनकी विदाई हो गई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आए और बहनों से, लाडली बहनों से मिलकर के क्या कुछ संदेश शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, चौंकाने वाला फैसला लिया है। क्या है ये फैसला, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद में चौथी बड़ी खबर, जहां पर हम चर्चा करेंगे, संजय राउत के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। क्या है ये मामला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के संजय राउत ने क्या कहा था, इस पर बात करेंगे। और आखिरी में बड़ी खबर और उसके बाद में कुछ छोटी खबरों पर और बात करेंगे। आखिरी में बड़ी खबर हमारी ये रहेगी कि नई सरकारें बन रही है, लेकिन पुरानी सरकारों में झगड़ा क्यों बढ़ रहा है, इन 5 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की खबर। राजस्थान में नए सीएम का ऐलान हो गया। कौन है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और क्या असर रहेगा? वसुंधरा राजे, उनकी भूमिका क्या रहेगी? वसुंधरा राजे क्या राजस्थान की राजनीति करेंगी या अब दिल्ली चली आएंगी? सवाल सबसे बड़ा यह है। जानिए हमारी खास रिपोर्ट क्या कहती है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, वो मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। वो प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। विधायकों की ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में बैठे थे। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। बीजेपी ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करने के बाद बीजेपी नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, बीजेपी के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। भजनलाल शर्मा को सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर उतारा गया था। प्रदेश मुख्यालय में बैठक से पहले राजनाथ के साथ सभी विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के दौरान वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में बैठी थी। वहीं भजनलाल शर्मा चौथी पंक्ति में थे, दिया कुमारी दूसरी पंक्ति में थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड खेला है। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाकर सामान्य वर्ग में भी बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वहीं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड भी खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज की दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश भी आज सुर्खियों में रहा। शिवराज सिंह चौहान सुर्खियों में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हुए नजर आए और इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान किस तरह से भावुक हो गए जब वो लाडली बहनों से मिल रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसका लबोलवाब क्या है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो भावुक दिखे। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ने मुझे अपने ही बीच का माना। छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते तो मैं उन्हें चूमता, गले लगाता। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपनी जनता का हृदय से आभारी हूँ। इस मौके पर चौहान से लिपट कर रोते हुए लाडली बहनें भी नजर आईं। इस अवसर पर चौहान ने कहा, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं रही। कर्तव्य के भाव से किए गए फैसले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक कार्यकर्ता के नाते जनता की सेवा करता रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम हाउस में शिवराज सिंह से महिलाओं ने मुलाकात की। वो शिवराज से लिपटकर रोने लगी। बोली, आप सबके चहेते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बात यह है कि बहनों ने आपको चुना है, हमने आपको चुना है। मध्य प्रदेश से कहीं मत जाना। इस पर शिवराज बोले, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहना के सवाल पर शिवराज ने कहा, आज मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। मेरा मन आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ है। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजना लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना की बदौलत सरकार बनी। भारी बहुमत वाली सरकार को 48.55% वोट मिले। लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर बनी और क्रियान्वित हो गई। ये प्रशासनिक दक्षता का उत्तम उदाहरण है। अपने कार्यकाल पर भी शिवराज बोले, हमें विरासत में एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। इन वर्षों में मैंने मुझ में जितनी क्षमता थी, सामर्थ्य था, पूरा झोंक कर प्रदेश और जनता के कल्याण के लिए काम किया। पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी, परिश्रम के साथ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें खुद को झोंका। 2008-2013 में भी बीजेपी सरकार बनी। 2018 में हमें वोट ज्यादा मिले, सीटों के गणित में पिछड़ गए। पैसा कानून हमने लागू किया। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। तीसरी बड़ी खबर तेलंगाना से, और तेलंगाना में काउंटिंग के बाद में रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए पहुंचे थे तेलंगाना के डीजीपी, और उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आई। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। इस फैसले को पलटने के मायने क्या है, क्या इसका असर रहेगा, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सस्पेंड किए गए पुलिस प्रमुख अंजनी कुमार को बहाल कर दिया है। 3 दिसंबर को काउंटिंग के दिन जब कांग्रेस बहुमत मिलने की तरफ बढ़ रही थी, तब अंजनी रेवंत से मिलने पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने अंजनी के इस कदम को आचार संहिता का उल्लंघन माना था। अंजनी कुमार की रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता देते फोटो वायरल हुई थी। तब सवाल उठे थे कि जब काउंटिंग चल रही है, तब पुलिस प्रमुख का किसी कैंडिडेट से मिलना कहां तक सही है। अंजनी कुमार के साथ 2 पुलिस अफसर संजय कुमार जैन और महेश एम भागवत भी साथ में थे। तेलंगाना चुनाव में 16 पार्टियों के 2290 कैंडिडेट थे। तब यानी 3 दिसंबर को कांग्रेस के रेवंत भी एक उम्मीदवार ही थे। लिहाजा अंजनी के रेवंत से मिलने पर पक्षपात की बात उठी थी, जबकि चुनाव के दौरान अफसरों को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग ने पुलिस प्रमुख के इस कदम को गलत करार दिया था। चुनाव आयोग ने ये भी माना था कि अंजनी कुमार के कदम से जूनियर ऑफिसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा अंजनी को सस्पेंड करते हुए एक सीनियर आईपीएस अफसर रवि गुप्ता को डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र से आज बड़ी खबर सामने आई, जहां पर संजय राउत पर केस कर दिया गया। संजय राउत ने क्या कुछ कहा था जिसको लेकर के बीजेपी के नेताओं की तरफ से केस दर्ज कराया गया है, और संजय राउत के कहने के मायने क्या हैं? क्या संजय राउत जिस तरह से मुखर रहे हैं और संजय राउत को पहले भी जेल भेजा गया है, क्या बीजेपी दोबारा संजय राउत को जेल यात्रा पर भेजना चाहती है? क्यों संजय राउत पर केस किया गया है, इसके मायने क्या है, जानिए इस खास रिपोर्ट में।
अक्सर अपने बेबाक अंदाज और खुलकर बयानबाजी करने के लिए मशहूर शिवसेना सांसद संजय राउत मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखना संजय राउत के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी नेता नितिन भुटाडा ने संजय राउत के खिलाफ यवतमाल के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। संजय राउत पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखने का आरोप है। बीजेपी नेता का कहना है कि राउत ने अपने लेख के जरिए प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। संजय राउत ने ये लेख पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था। संजय सामना के संपादक भी हैं। संजय राउत ने 10 दिसंबर को सामना अखबार में अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से शॉर्टकट करके देश में हमला भी करवा सकती है। उन्होंने सामना में लिखा था कि फिर कोई पुलवामा होगा और पाकिस्तान से मिलकर फिर कोई बम डाला जाएगा और देश खतरे में है कहकर मोदी राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर वोट लेंगे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भुटाडा ने सामना के संपादक संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राउत पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ ही दूसरे अपराधों के लिए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आईपीसी की धारा 153A, 505(2) और 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद संजय राउत ने कहा, 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर बयान दिया था, ऐसे में उन पर कोई केस कैसे दर्ज होगा। राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री एक पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद न सिर्फ अपने बयान बल्कि अपनी कलम के लिए भी विरोधियों पर प्रहार करते रहते हैं। देश के हर मुद्दे पर राउत बेबाकी के साथ अपने विचार रखते हैं, वहीं खुलकर बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर विवादों में आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ बीजेपी नई नई सरकारें बना रही है, नए नए नेताओं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, लेकिन जहां पर बीजेपी की मौजूदा अभी सरकारें चल रही है वहां पर झगड़ा क्यों बढ़ रहा है। ताजा खबर आई है अभी हरियाणा से। हरियाणा में गठबंधन में जेजेपी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी है और जेजेपी की ये राजनीति क्या हरियाणा में बीजेपी को भारी पड़ेगी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का दावा किया। इसके जवाब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा, किसी को सपना देखने से नहीं रोक सकते, ये लोग राजस्थान में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी लगातार बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं दिग्विजय चौटाला ने आखिर कहा क्या था। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, हमारा मिशन दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाना है। लोग ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है। जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए। जब मैंने पूछा कि कोई एक सबूत तो दे, उस दिन के बाद ऐसा लगता है कि इनेलो, कांग्रेस और कुछ और लोगों को सांप सूंघ गया है। किसी की जबान नहीं निकल रही, वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम इसे साबित कैसे करें। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है। ये जितने लोग सीएम पद की रेस में हैं, ये 65 और 70 प्लस हैं। एक और चुनाव और इनकी पेंशन तय है। दिग्विजय का बयान सामने आने के बाद धनखड़ का बयान भी आया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा, देखिए, किसी भी पार्टी को अपने सपने देखने से तो आप नहीं रोक सकते। आपको मालूम है कि जेजेपी की ताकत, अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई थी।
हरियाणा में भी आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो हर दल को उनकी स्थिति और सामर्थ्य क्या है उसके आधार पर तय होगा कि सीएम कौन होगा, कौन सरकार में रहेगा या नहीं। हर दल को अपनी बात कहने का हक है। हमारा और जेजेपी का गठबंधन सरकार चलाने का है। आगे के बारे में कई बार लोग पूछते हैं कि चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, वो निर्णय जब होगा तब बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आइए आज नजर डालते हैं आज की कुछ और खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर दिल्ली सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी है। CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा, क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाईकोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। ये एक मॉडल हाईकोर्ट है और इसकी हालत देखिए, जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा, हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। CJI ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्ट रूम की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, फंड देने में देरी होना दुखद है। साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढूलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए। नवंबर में फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। अब ACJ मनमोहन ने कहा था, अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार ना पैसा दे रही है और ना ही जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फंड जारी नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आज का दिन सियासी उठापटक से भरा रहा। दिन भर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से राजनीतिक खबरों की भरमार रही। सवाल यही है कि 2024 से पहले बीजेपी की तरफ से जो नए नए दांव चले जा रहे हैं, इनका कितना असर रहेगा। आज की ये नई खबरों का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस कार्यक्रम में और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, वो भी अपनी राय लिख करके नीचे हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।